सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। मैं निर्मल सिंह मिनाज एजुकेशन हब में आपका स्वागत करता हूं। आज हम इतिहास की क्लास जो है वो शुरू करने के लिए जा रहे हैं। इतिहास में जो है प्राचीन भारत, मध्य भारत और आधुनिक भारत, तीन जो है वो डिवाइडेशन हमें यहाँ पे मिलते हैं। और आज हम जो शुरुआत कर रहे हैं वो मध्य भारत में सल्तनत काल से जो है वो शुरुआत करने जा रहे हैं। सल्तनत काल की अगर हम बात करें सल्तनत काल का जो हमें समय मिलता है वो हमें 1206 से लेकर के और 1526 तक का जो है वो समय भारत में दिखाई देता है। सल्तनत काल 1526 तक रहा था और 1526 में हम कहें कि बाबर भारत में आ गए थे और उन्होंने भारत के अंदर जो है मुगल वंश की जो है संस्थापना कर दी थी। लेकिन सल्तनत काल में यहाँ पे हमें कुछ वंश जो है वो दिखाई देते हैं। यहाँ पे हमें जो है वो कुछ वंश जो है वो दिखाई देते हैं। इसमें जो पहला वंश हमें दिखता है, पहले वंश की अगर हम बात करते हैं तो पहला वंश हमें यहाँ पे जो दिखाई देता है उसी का नाम हमें मिलता है गुलाम वंश। गुलाम वंश की अगर हम बात करें, गुलाम वंश ने जो शासन किया था वो 1206 से लेकर के और 1290 तक शासन किया था। 1206 से 1290 तक जो यहाँ पे वंश रहा था वो कौन सा था, तो वो यहाँ पे हमें गुलाम वंश दिखाई देता है। गुलाम वंश के बाद में दूसरे नंबर पे जो वंश यहाँ शासन कर रहा था, इसी वंश को जाना गया जिस नाम से वो वंश मिलता है खिलजी वंश। यानी कि खिलजी वंश ने यहाँ पे शासन किया था और खिलजी वंश यहाँ शासन करता है 1290 से लेकर के और 1320 तक। 1290 से 1320 तक जो है खिलजी वंश के लोग शासन कर रहे थे। तीसरे नंबर पे वंश रहा जिसने सबसे लंबे समय तक भारत में शासन किया था। पूरे सल्तनत काल में सबसे लंबे समय तक जो शासन कर रहे थे उनकी अगर हम बात करते हैं तो वो वंश हमें मिलता है तुगलक वंश। तुगलक वंश यहाँ पे जो है वो शासन कर रहे थे। तुगलक वंश का समय हमें मिलता है 1320 से लेकर के और 1414 तक। 1320 से 1414 तक तुगलक वंश ने यहाँ पे जो है सत्ता का उपभोग किया था। हम कहीं 4 नंबर पे यहाँ पे जो हमें दिखता है, 4 नंबर पे यहाँ हम कह सकते हैं कि जो चौथा वंश हमें मिला था उसी को कहा गया था सैयद वंश। सैयद वंश यहाँ शासन कर रहा था और सैयद वंश की अगर हम बात करें तो ये 1414 से लेकर के और 1451 तक शासन कर रहा था। 1414 से 1451 तक सैयद वंश ने यहाँ पे शासन किया और इसी परंपरा में जो अंतिम यहाँ शासनकर्ता वंश था उसका नाम हमें मिलता है लोधी वंश। लोधी वंश जो यहाँ पे शासन कर रहा था, लोधियों ने जो शासन किया था वो 1451 से लेकर के और 1526 तक यहाँ शासन किया था। और 1526 में लोधी वंश के अंतिम राजा थे इब्राहिम लोधी, जिनको पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर के द्वारा जो है पराजित किया गया। यहाँ लोधी वंश समाप्त हो गया। लोधी वंश ही नहीं, हम कह सकते हैं सल्तनत काल ही जो है वो यहाँ पे समाप्त हो गई थी और भारत में एक नया वंश आ गया था जिसका नाम था मुगल वंश। लेकिन कभी हमें इनके संस्थापक पूछे जाएं तो संस्थापक हमें पता होना चाहिए। इसका संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन जो है वो हम ऐबक को यहाँ देखते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है गुलाम वंश की संस्थापना की थी। दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें तो इस वंश का संस्थापक था जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन जो है वो हम कहें कि खिलजी यहाँ पे जो है वो इनके जो है वो संस्थापक रहे थे। जलालुद्दीन खिलजी ने जो है खिलजी वंश की संस्थापना की थी। तुगलक वंश की बात करते हैं तो यहाँ पे जो संस्थापक था उसी का नाम था गियासुद्दीन तुगलक। गियासुद्दीन जो है वो तुगलक जो है वो यहाँ पे रहे थे जिन्होंने यहाँ पे इस वंश की जो है संस्थापना की थी। सैयद वंश को जो स्थापित कर रहा था उसका नाम हमें मिलता है खिजर खां।
खिजर खां ने जो है सैयद वंश की जो है संस्थापना की थी। और इस वंश की अगर हम बात करें कि जो अंतिम वंश यहाँ पे शासन कर रहा था, लोधी वंश जो यहाँ पे शासन कर रहा था, इसकी संस्थापना जो कर रहे थे उन्हीं का नाम था बहलोल लोधी। बहलोल लोधी ने जो है लोधी वंश की जो है संस्थापना की थी। ये 5 वंश हमें क्रम से याद होने चाहिए। कभी कभी क्रम पूछ लिया जाता है तो वो क्रम हमें पूरा पता होना चाहिए। गुलाम वंश के बाद में खिलजी वंश, खिलजियों के बाद में तुगलक रहे थे, तुगलक के बाद में सैयद वंश रहा और सैयद वंश के बाद में यहाँ पे लोधी वंश ने यहाँ पे जो है वो शासन किया था। लेकिन यहाँ गुलाम वंश के जो पहले राजा थे उन्हीं का नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, जिनके बारे में आज हम जो है यहाँ पे अध्ययन करने जा रहे हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक कुतुबुद्दीन ऐबक की अगर हम बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक का जो समय हमें मिलता है वो 1206 से लेकर के और 1210 का समय हमें प्राप्त होता है। 1206 से 1210 तक यहाँ पे जो शासन कर रहे थे शासक, जिन्होंने गुलाम वंश को स्थापित किया था, वो कौन थे? तो वो हमें यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक मिलते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक से पहले थोड़ा सा अगर हम बात करें तो 1206 में कहते हैं कि मोहम्मद गौरी, जिनके गुलाम थे ये, मोहम्मद गौरी की हत्या कर दी गई थी। और मोहम्मद गौरी की जो हत्या की गई थी ये 1206 में सिंध प्रदेश में की गई थी। सिंध प्रदेश में जो है हम कहें कि खोखर जाति जो मिलती है यहाँ पे, सिंध प्रदेश में खोखर जाति थी और खोखर जाति के लोगों ने कहते हैं कि नमाज पढ़ते समय इस मोहम्मद गौरी की जो है वो हत्या कर दी थी। मोहम्मद गौरी की जैसे ही हत्या हुई तो मोहम्मद गौरी के गुलाम थे जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, और इन्होंने यहाँ पे हम कहें कि गुलाम वंश की जो है वो भारत के अंदर जो है संस्थापना की थी। गुलाम वंश की जो है वो हम कहें कि यहाँ पे संस्थापना जो है वो संस्थापना कर दी गई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक, ये तो हमें पता चल गया कि ये मोहम्मद गौरी का जो है ये गुलाम था। लेकिन जब हम इस कुतुबुद्दीन ऐबक की आगे हम बात करते हैं तो हमसे सीधा सीधा प्रश्न बन सकता है कि गुलाम वंश की संस्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो हमें पता होना चाहिए कि गुलाम वंश के जो संस्थापक थे, गुलाम वंश का जो संस्थापक व्यक्ति था वो कोई और नहीं था, और वो कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। कहते हैं कि 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की संस्थापना कर दी। दूसरा प्रश्न हमसे पूछा जा सकता है कि इनकी राजधानी कौन सी थी? इनकी अगर हमसे राजधानी पूछी जाती है तो कुतुबुद्दीन ऐबक की जो राजधानी हमें प्राप्त होती है वो हमें मिलती है लाहौर। लाहौर जो है वो इनकी यहाँ हमें जो है राजधानी जो है वो प्राप्त होती है। गुलाम वंश की जो है संस्थापना जो है वो कर दी गई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक को कभी निशापुर के काजी ने खरीदा था। निशापुर फारस में है, निशापुर जो है वो फारस का क्षेत्र है, और यहाँ के जो काजी थे जिनका नाम था फखरुद्दीन, फखरुद्दीन ने जो है कभी इनको जो है खरीद लिया था, लेकिन बाद में जो है इनको खरीदा था मोहम्मद गौरी ने। मोहम्मद गौरी ने इनको जो है अपने दास के तौर पे जो है खरीद लिया था, और ये उनके गुलाम थे, उनके दास थे, इसीलिए इन्होंने जिस वंश की संस्थापना की थी उसको जो है गुलाम वंश के नाम से जो है वो जानते हैं। लेकिन ऐबक शब्द का अगर हम अर्थ देखते हैं, ऐबक शब्द का अर्थ अगर हमसे पूछा जाए तो इसका मतलब होता है चंद्रमा का स्वामी। कुतुबुद्दीन ऐबक
ऐबक शब्द की बात करें तो इसका अर्थ जो निकलता है वो हमें मिलता है चंद्रमा का स्वामी। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो 1206 में शासक बन गए और इन्होंने जो है हम कहीं कभी भी अपने आप को सुल्तान नहीं कहा था, क्योंकि यहाँ के शासक ज़्यादातर जो है वो सुल्तान कहते थे। यहाँ के शासक अपने लिए जिस विरुद्ध को धारण करते थे वो सुल्तान की उपाधि थी, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक ने कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। यानी कि सुल्तान की उपाधि जिस व्यक्ति ने धारण नहीं की थी वो अगर कोई था तो वो कौन था, तो वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। इसने अपने आप को कहा था मलिक, इसने अपने आप को कहा था मलिक, या ये अपने आप को कहता था सिपह सालार। सिपह सालार या मलिक की उपाधि इसने जो है वो धारण कर रखी थी। सिपह सालार का मतलब होता है सेनापति। कभी भी कुतुबुद्दीन ने अपने नाम का खुतवा नहीं पढ़ाया था। मलिक सिपह सालार के नाम से जाने जाते थे। सुल्तान की उपाधि इन्होंने धारण नहीं की थी। लेकिन कुतुबुद्दीन को अगर हम इसके अन्य नामों से जानें कि इनके अन्य नाम हमें क्या प्राप्त होते हैं, तो इन्हीं को कहा जाता है लाख बख्श। लाख बख्श कहा जाता है क्योंकि बहुत सारे लोगों को दान दिया था। दानी स्वभाव का होने के कारण इनका जो स्वभाव था वो दानी किस्म का था, दानी प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। इनके लिए इनको जो है लाख बख्श कहा जाता है। इनका अन्य नाम हमें मिलता है कुरान खां। इन्हीं को कहा जाता था कुरान खां, क्योंकि कुरान का पाठ बहुत मीठी आवाज में करते थे। तो इनका दूसरा नाम हमें जो मिलता है वो हमें कुरान खां के नाम से जो है वो मिलता है। इन्हीं को हातिम द्वितीय भी कहा गया था। इन्हीं को जो है वो हम कहें कि हातिम द्वितीय के नाम से जो है संबोधित किया गया था। हातिम द्वितीय के नाम से संबोधित करते थे, कुरान खां कहते थे, लाख बख्श के नाम से इनको जो है जाना गया था। मलिक सिपह सालार की उपाधि धारण की थी और इन्होंने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। ये सब अपने आप में हमसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे, तो कुतुबुद्दीन ऐबक। राजधानी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनकी राजधानी कौन सी थी, तो इनकी राजधानी हमें जो मिलती है वो मिलती है लाहौर। निशापुर के काजी ने इनको खरीदा, लेकिन जब काजी की मौत हो गई तो फिर इनको बाद में गुलाम के तौर पे जिस व्यक्ति ने खरीद लिया था वो कौन था, मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी की 1206 में मौत हुई और इन्होंने 1206 में गुलाम वंश की संस्थापना कर दी, लेकिन कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। सिपह सालार, मलिक अपने आप को माना। इनके अन्य नामों में हमें लाख बख्श, कुरान खां और हातिम द्वितीय जो है वो नाम हमें जो है वो प्राप्त होते हैं। लेकिन नोट में हमें ये भी याद होना चाहिए कि ये जब राजा बन गए थे तो ये दास्ता से मुक्त नहीं हुए थे, यानी कि दास्ता से इनको मुक्त नहीं किया गया था। जब ये शासक थे तब भी ये जो है हम कहें कि गुलामी थे और इनको दास्ता से मुक्त किया गया था 1208 में, यानी कि 1208 में इनको दास्ता से जो है वो मुक्त किया गया था। जब ये सिंहासन पे बैठे तब भी ये दास थे, तब भी ये जो है वो हमें गुलाम के तौर पे जो है वो दिखाई देते हैं। कुतुबुद्दीन के बारे में और अन्य बातें अगर हम बात देखते हैं यहाँ पे, कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1197 की अगर हम बात करते हैं तो अनिहलवाड़ का युद्ध लड़ा था। अनिहलवाड़, और अनिहलवाड़ के युद्ध में इन्होंने एक योग्य व्यक्ति को खरीदा था और उसी व्यक्ति का नाम हमें मिलता है इल्तुतमिश। यानी कि इनके बाद जो अगले शासक रहेंगे जिनका नाम था इल्तुतमिश, ये जो खरीदे गए थे, कभी हमसे पूछा जाए कि इसको कौन से युद्ध में खरीदा गया था, तो हम कहेंगे कि इल्तुतमिश को अनिहलवाड़ के युद्ध में 1197 में खरीद रहे थे और वो खरीदा था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक जो है अपना गुलाम बना लिया था जिसका नाम था हम कहें कि इल्तुतमिश। इसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक की अगर हम बात करते हैं तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा दिल्ली में कुतुब मीनार की संस्थापना करवाई गई थी। कुतुब मीनार
का निर्माण शुरू करवाया गया था। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि कुतुब मीनार का निर्माण किस व्यक्ति ने शुरू किया था। तो कुतुब मीनार का निर्माण दिल्ली में जो शुरू कर रहे थे वो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो हमें यहाँ पे दिखाई देते हैं। एक चिश्ती संप्रदाय के संत थे। चिश्ती संप्रदाय जो भारत में सबसे पहले आया था। चिश्ती संप्रदाय में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य थे, जिसका नाम हमें मिलता है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी दिल्ली के संत थे। इनका बहुत सम्मान करते थे और इन्हीं के सम्मान में दिल्ली के अंदर कुतुब मीनार का निर्माण जो है वो शुरू कर दिया था और निर्माण शुरू किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। लेकिन वो एक मंजिल बना के ही मर गए। इसका निर्माण जो पूर्ण किया था, इसको अगर हम कहें कि कुतुब मीनार को जो पूर्ण करने वाला व्यक्ति था वो कौन था, तो उसी का नाम हमें जो है वो प्राप्त होता है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने इस मीनार का निर्माण जो है वो पूर्ण यहाँ पे किया था। इसके बाद अगर हम कुतुबुद्दीन ऐबक की और बात करते हैं तो अजमेर के अंदर, अजमेर में जो है एक इमारत बनी हुई है जिसको कहते हैं 2.5 दिन का झोंपड़ा। 2.5 दिन का झोंपड़ा। और इस 2.5 दिन के झोंपड़े का निर्माण भी अगर किसी ने करवाया था तो वो भी कुतुबुद्दीन ऐबक थे। लेकिन इसको 2.5 दिन का झोंपड़ा इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे एक फकीर थे जिनका नाम हमें मिलता है पंजाब शाह। पंजाब शाह एक मुस्लिम संत थे और इनका यहाँ पे 2.5 दिन का जो है मेला भरता है। 2.5 दिन का मेला भरता है, इसलिए हम कहें कि इनको 2.5 दिन का झोंपड़ा कहते हैं। लेकिन अजमेर में 2.5 दिन के झोंपड़े का निर्माण भी जिस व्यक्ति ने करवाया था वो भी कुतुबुद्दीन थे। राजस्थान में बनने वाली पहली मुस्लिम इमारत अगर कोई थी तो वो कौन सी थी? 2.5 दिन का झोंपड़ा जो है वो मिलता है। इसको 16 खंभों का महल भी कहा जाता है। इसी को जो है हम कहें कि 16 खंभों का जो है महल कहते हैं। इसकी जो वास्तुकार थे, इस 2.5 दिन के झोंपड़े के जो वास्तुकार मिलते हैं उसी का नाम हमें मिलता है अबू बकर। अबू बकर जो है वो हमें इसके वास्तुकार मिलते हैं। लेकिन 2.5 दिन के झोंपड़े का निर्माण भी जो कर रहे थे वो भी हमें कौन मिलते हैं? तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो मिलते हैं। ये बातें भी हमें अच्छे से याद होनी चाहिए। कभी टफ प्रश्न पूछे तो वो हमसे पूछेगा कि इल्तुतमिश को कौन से युद्ध में खरीदा गया था? तो अनिहलवाड़ के युद्ध में खरीदा गया। दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवाई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है इसका निर्माण शुरू किया था। किस चिश्ती संप्रदाय के संत के सम्मान में बन रही थी? तो हम कहेंगे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के सम्मान में बन रही थी। लेकिन इस इमारत को पूर्ण जिस व्यक्ति ने किया था वो कौन थे? तो उसी का नाम था इल्तुतमिश, जो हम कहें कि गुलाम थे कुतुबुद्दीन ऐबक के। अजमेर के अंदर संस्कृत पाठशाला को तोड़ के 2.5 दिन के झोंपड़े का निर्माण करवाया। लेकिन 2.5 दिन का झोंपड़ा इसलिए कहते हैं कि मुस्लिम संत पंजाब शाह का यहाँ पे मेला भरता है। इसी को 16 खंभों का महल कहते हैं। और इसका जो वास्तुकार था, जिसने इसका डिजाइन तैयार किया था, वो कौन थे? तो उन्हीं का नाम हमें जो है वो अबू बकर जो है यहाँ पे प्राप्त होता है। कुतुबुद्दीन ऐबक की जो सबसे बड़ी उपलब्धि थी, कुतुबुद्दीन ऐबक की जो सबसे बड़ी उपलब्धि हमें मिलती है, उसकी अगर हम बात करें तो इसने भारत के संबंध गजनी से अलग कर दिए थे। गजनी जो हमें प्रदेश मिलता है, क्योंकि मोहम्मद गौरी जैसे लोग यहीं के जो है रहने वाले थे, गजनी के कभी अधीन था। तो गजनी और हम कहें कि भारत को अलग करने वाला, इनके संबंधों का विच्छेद करने वाला अगर कोई शासक था तो वो कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। इसलिए इसको भारत में तुर्की साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। तुर्की साम्राज्य का जो है हम कहें कि जो संस्थापक माना जाता है वो किस राजा को मानते हैं? तो वो संस्थापक व्यक्ति जो है वो हमें यहाँ पे जो है वो मिलते हैं। कभी हमसे पूछा जाए कि कुतुबुद्दीन ऐबक की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी, तो इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि यही थी कि गजनी और भारत दो अलग अलग प्रांत हैं, इनके अलग अलग शासन व्यवस्था है, इनका जो संबंध विच्छेद कर रहे थे वो अगर कोई व्यक्ति थे तो वो हमें यहाँ पे जो प्राप्त होते हैं वो हमें जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ही जो है वो प्राप्त होते हैं। यही इनकी जो है वो सबसे बड़ी सफलता जो है वो मानी जाती है। इन्हीं का एक सेनापति था मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। मोहम्मद बिन
बख्तियार खिलजी, ये कुतुबुद्दीन ऐबक के जो है आगे सेनापति थे। इनके द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया गया था। कभी हमसे पूछा जाए नालंदा विश्वविद्यालय का विध्वंस किस व्यक्ति ने किया था, तो वो मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी थे, जो कुतुबुद्दीन के जो है वो हम कहें कि सेनापति थे, जिन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया था। इनको जो है वो हम कहें कि जला दिया गया था। और इन्होंने कभी जो है हम कहें कि राजधानी थी बंगाल की इधर नदिया को नष्ट करके और अपनी राजधानी बना लिया था लखनौती को। लखनौती जो है वो हमें मिलती है, यहाँ पे जो है वो हम कहें कि नई राजधानी बना दी गई थी। और ये भी जो किसके द्वारा बनाई गई थी, तो लखनौती जो है वो राजधानी जो है वो बख्तियार खिलजी के द्वारा जो है बना दी गई थी। लेकिन बख्तियार खिलजी की हत्या कर दी गई, इसकी जो है वो हम कहें कि हत्या कर दी गई थी। और इसकी हत्या जिस व्यक्ति ने की थी उसी का नाम हमें मिलता है अली मर्दान खां। अली मर्दान खां के द्वारा जो है बख्तियार खिलजी की जो है वो हम कहें कि हत्या कर दी गई थी। ये बातें हमें जो है वो याद होनी चाहिए, यानी कि हम मोटी मोटी बात याद रखें तो ये उनके सेनापति थे जिनकी हत्या यहाँ पे जो है वो कर दी गई थी। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक की जो जीवन काल है वो हमें कोई ज़्यादा लंबा हमें यहाँ पे नहीं मिलता है। कुतुबुद्दीन ऐबक का समय जो है वो ज़्यादा जो है वो यहाँ भारत में हमें दिखाई नहीं देता है। कभी 1210 में जो है चौगान खेल रहे थे। चौगान आज वर्तमान में इसी को जो है पोलो कहा जाता है। यहाँ 1210 में चौगान का खेल खेल रहे थे और चौगान खेल खेलते समय ये घोड़े से गिर गए, यानी कि घोड़े से जो है ये गिर गए थे और घोड़े से गिरने के कारण इनकी 1210 में जो है मौत हो गई थी। 1210 में मौत हो गई थी। बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि चौगान खेलते समय घोड़े से गिर करके भारत के किस सुल्तान की मौत हुई थी, तो वो व्यक्ति हमें यहाँ पे जो प्राप्त होता है उसी का नाम हमें जो है वो हमें मिलता है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक की यहाँ पे जो है वो मौत हो गई। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में जो अगले यहाँ पे हमें शासक मिलते हैं उसी का नाम हमें मिलता है आराम शाह, यानी कि अगला जो शासक हमें यहाँ पे मिलता है उसका नाम हमें मिलता है आराम शाह। वैसे तो आराम शाह कौन था, इसको इतिहास में लेके विवाद मिलता है, लेकिन कुछ इतिहास मानता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक के पुत्र थे आराम शाह, जिन्होंने शासन किया था 1210 से लेकर के 1211 तक। 1210 से लेकर के 1211 तक जो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद सिंहासन पे बैठे वो व्यक्ति कौन थे, तो उनका नाम जो है वो आराम शाह हमें मिलता है, जो है अच्छे से हमें याद होना चाहिए। लेकिन 1211 के अंदर जो है एक युद्ध लड़ा गया था। इसी युद्ध को कहते हैं जुद्ध का युद्ध। जुद्ध प्रदेश है, युद्ध प्रदेश के अंदर जो है हम कहें कि यह युद्ध लड़ा गया था, इसलिए इसको जुद्ध का युद्ध कहते हैं। एक तरफ आराम शाह थे, यानी कि यहाँ पे आराम शाह थे, और आराम शाह के विरोध में जो व्यक्ति खड़ा था उसी व्यक्ति का नाम हमें मिलता है इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश ने जो है इस युद्ध के अंदर पराजित कर दिया, और पराजित कर दिया किसको, आराम शाह को। आराम शाह युद्ध में पराजित हो गए। और इसके बाद अगले यहाँ पे जो राजा मिलते हैं वो हमें कौन मिलते हैं, तो उसका नाम हमें इल्तुतमिश मिलता है। वैसे तो किताबों में ज़्यादातर आराम शाह का नाम आता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कभी पूछ लिया जाए कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद सिंहासन पे कौन बैठा था, तो फिर हमें पता होना चाहिए कि सिंहासन पे बीच में आ गए थे आराम शाह, जिनको 1211 में जो है पराजित कर दिया गया था, और पराजित करके सिंहासन जो है वो प्राप्त कर लिया था। और ये सिंहासन प्राप्त कर लिया था किसने, इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने जो है सिंहासन की प्राप्ति कर ली थी। तो हम कहें अब अगले जो अच्छे राजा हमें यहाँ पे मिलते हैं वो कौन है, तो उसी का नाम हमें यहाँ पे जो है इल्तुतमिश जो है वो प्राप्त होता है। इल्तुतमिश का शासनकाल हमें मिलता है
1211 से लेकर के और 1236 तक, 1211 से 1236 तक जो है वो हमें यहाँ पे जो है इल्तुतमिश जो है वो मिलते हैं। इल्तुतमिश की बात करें तो यह इलबारी जाति का तुर्क था। इलबारी जाति की जो है तुर्क माने जाते हैं। इलबारी जाति का तुर्क था और यह एक गुलाम का गुलाम था, लेकिन कुतुबुद्दीन का दामाद भी था। कुतुबुद्दीन के ये दामाद भी थे और कुतुबुद्दीन के ये जो है हम कहें कि गुलाम भी थे। दो बातें हो जाती हैं, क्योंकि कुतुबुद्दीन ने अपनी बेटी की शादी जो है इल्तुतमिश के साथ में कर दी थी, तो उनके दामाद भी थे, लेकिन उनके गुलाम के तौर पे भी जो है वो हम कहें कि शासन जो है रहे थे, तो इनको गुलाम कहते हैं। लेकिन गुलाम वंश की जो संस्थापना की गई थी, अब दो बातें हो जाती हैं। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? अगर ये बात आती है तो फिर गुलाम वंश के संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन अगर हमसे पूछा जाए कि गुलाम वंश की वास्तविक संस्थापना किसने की थी, वास्तविक संस्थापक कौन था, तो फिर हम कहेंगे कि गुलाम वंश का जो वास्तविक संस्थापक था वो इल्तुतमिश था। आर्नोल्डो एक जो है इतिहासकार हुए थे जिन्होंने इल्तुतमिश को सिंहासन का अपहरणकर्ता कहा है। आर्नोल्डो ने सिंहासन का अपहरणकर्ता कहा है किसको? तो हम कहेंगे कि इल्तुतमिश को जो है वो कहा गया है। लेकिन ये राजा बनने से पहले, शासक बनने से पहले बंदायूं का सूबेदार था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है कि शासक बनने से पहले कहाँ के सूबेदार थे? तो बंदायूं के जो है सूबेदार के पद के ऊपर जो है काम कर रहे थे। लेकिन 1211 में आराम शाह को सिंहासन से हटा दिया और गुलाम वंश की सत्ता जो है अपने हाथ में ले ली थी। और ये सब काम किया था किसने? तो वो हमें यहाँ पे जो है वो मिलते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक की जो सबसे बड़ी उपलब्धि थी, शासक बनने के बाद इन्होंने राजधानी बदली और ये राजधानी लाहौर से बदल के और राजधानी जो है अपनी बनाते हैं दिल्ली। तो कभी हमसे पूछा जाए कि कौन से शासक राजधानी को जो है दिल्ली में स्थापित करते हैं या दिल्ली को राजधानी के तौर पे स्थापित किया था, वो कौन से सल्तनत काल के राजा थे? तो उनका नाम भी हमें जो है वो इल्तुतमिश मिलता है। इन्होंने शुद्ध अरबी में सिक्के चलाए थे। शुद्ध अरबी में जो है वो हम कहें कि इनके द्वारा जो है सिक्के जारी किए गए थे, यानी कि भारत में मुद्रा प्रणाली को व्यवस्थित कर दिया था। भारत में मुद्रा प्रणाली को व्यवस्थित करने वाले भी जो व्यक्ति थे वो भी इल्तुतमिश थे। दो बड़ी बातें हो गई, राजधानी लाहौर से कहाँ आ गई है? तो दिल्ली में स्थापित कर दी गई। शुद्ध अरबी में जो है वो सिक्के इनके द्वारा जो है वो ढाल दिए गए थे। और फिर हम आगे अगर इनकी बात करें तो इन्होंने जो है शुद्ध अरबी में जो है वो सिक्के ढाल दिए। राजधानी जो है वो दिल्ली में आ चुकी थी और दिल्ली में जो कुतुब मीनार बन रहा था, दिल्ली में जो कुतुब मीनार जो है वो हम कहें कि बन रहा था, इसका निर्माण पूर्ण किया था। इसका निर्माण जो है वो इनके द्वारा जो है वो पूर्ण कर दिया गया था। ये 5 मंजिला इमारत है वर्तमान में, लेकिन पहले कभी 4 मंजिलें ही होती थी। लेकिन इसको पूर्ण तौर पे जो निर्माण कर रहे थे वो व्यक्ति कौन थे? तो वो इल्तुतमिश हमें जो है वो हमें यहाँ पे मिलते हैं। इन्होंने राजस्थान के अंदर भी एक इमारत बनवाई थी। राजस्थान में अगर हम कहें तो हमें जगह मिलती है नागौर, और नागौर में इन्होंने एक दरवाजा बनाया था और उसी को कहते हैं ए तारकीन का दरवाजा। ए तारकीन का जो है वो हम कहें कि दरवाजा यहाँ पे बनाया गया था और इसका निर्माण भी इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। ये बातें हो जाएंगी कि इलबारी जाति का तुर्क था, गुलाम वंश के वास्तविक संस्थापक थे, लेकिन शासक बनने से पहले कहाँ के सूबेदार रहे थे? तो बंदायूं के सूबेदार रहे। ऐसा कौन सा शासक था जो राजधानी लाहौर से दिल्ली लेके आए थे? तो भी हम इल्तुतमिश के बारे में कहेंगे। मुद्रा प्रणाली को व्यवस्थित करके इन्होंने यहाँ पे हम कहें कि शुद्ध अरबी के सिक्के जारी किए थे। कुतुब मीनार का निर्माण जो है इनके द्वारा जो है वो पूर्ण कर दिया गया था और राजस्थान के नागौर में ए तारकीन का दरवाजा जो है वो बनवाया गया था, वो भी इन्हीं के द्वारा जो है वो हम कहें कि बनाया गया था। इल्तुतमिश के बारे में अगर हम और बातें पढ़ते हैं, इनके कई प्रतिद्वंदी मिलते हैं।
जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत हो गई थी तो हमें जो है इल्तुतमिश के कई प्रतिद्वंदी जो है वो हमें मिलते हैं। तो इन्होंने 1216 में युद्ध लड़ा था। 1216 में एक युद्ध हुआ था और इसी को हम कहते हैं तराइन का तृतीय युद्ध। तराइन का तृतीय युद्ध। और तराइन के तृतीय युद्ध की बात करें तो यहां पे एक तरफ इल्तुतमिश थी और इनके विरोध में खड़ा था यल्दोज, गजनी प्रदेश के थे। और इल्तुतमिश ने तराइन के तृतीय युद्ध में इस यल्दोज को पराजित कर दिया और इसको बंदी बना करके बंदायूं में लाए। और बंदायूं में ही इस यल्दोज की जो है वो हम कहें कि हत्या कर दी गई थी। इसका एक प्रतिद्वंदी यहां पे मारा गया था। यल्दोज भी भारत को अपने नियंत्रण में मानता था। वो कहता था कि भारत पे जो है वो मेरा ही अधिकार है। लेकिन यल्दोज को तराइन के तृतीय युद्ध में, दो युद्ध तो हम पढ़ते हैं 1191, 1192, जिसको तराइन का प्रथम युद्ध या तराइन का द्वितीय युद्ध कहा जाता है। लेकिन तराइन का तृतीय युद्ध 1216 में लड़ा गया था, जिसमें इल्तुतमिश ने यल्दोज को पराजित करके और बंदायूं में उसकी जो है वो हम कहें कि हत्या कर दी थी। उसके बाद में सिंध प्रदेश के एक सूबेदार थे। सिंध प्रदेश का सूबेदार था जिसका नाम हमें मिलता है कुबाचा। ये भी जो है हम कहें कि विद्रोही था इल्तुतमिश का। ये भी इल्तुतमिश को जो है शासक मानने को तैयार नहीं था। तो जो है सिंध प्रदेश पे आक्रमण किया गया 1228 में। 1228 में जो है हम कहें कि आक्रमण कर दिया गया सिंध प्रदेश पे और यहां से कुबाचा को पराजित कर दिया गया। कुबाचा यहां से पराजित होकर के यह यहां से भागता है और कहते हैं कि सिंधु नदी में छलांग लगा देता है। और सिंधु नदी में डूबने के कारण, सिंधु नदी में डूबने के कारण जो है कुबाचा की क्या हो जाती है, मौत हो जाती है। ये दो बड़े विद्रोही थे इल्तुतमिश के और दोनों ही यहाँ पे जो है वो मारे गए थे। दोनों ही यहाँ पे मारे गए थे। लेकिन याद रखना है हमें नोट के अंदर कि एक व्यक्ति हमें मिलता है जिसका नाम है मिनहाजुद्दीन सिराज। मिनहाजुद्दीन सिराज ये एक इतिहासकार हुए थे और इसकी प्राप्ति जो हुई थी हम कहें इल्तुतमिश को, तो वो कहां से हुई थी, तो वो हमें मिलता है सिंध प्रदेश। तराइन का युद्ध याद रखिएगा 1216 में लड़ा गया। गजनी प्रदेश के शासक या सूबेदार यल्दोज को पराजित करके उसकी हत्या कर दी गई। सिंध प्रदेश पे आक्रमण कब किया था इसने, तो 1228 में, जहां पे कुबाचा सिंधु नदी में डूब गए थे और यहीं से मिनहाजुद्दीन सिराज नामक जो है इतिहासकार की जो है प्राप्ति हो गई थी। और ये प्राप्ति हो गई थी किसको, तो हम कहें कि इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश अब बेटौक यहाँ पे जो है वो हम कहें कि शासक जो है वो बन गए थे। इल्तुतमिश ने अपनी शासन व्यवस्था को चलाने के लिए, यानी कि हम कहें कि अपनी शासन व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए शासन व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए यहाँ पे उन्होंने एक नया जो है प्रयोग किया था। और यहाँ पे हम कहें कि 40 गुलामों का एक दल बनाया गया। 40 जो वफादार इसके आगे गुलाम थे उनका जो है एक दल बनाया गया। इसीलिए इसको कहा जाता है दल चालीसा। तो कभी हमसे प्रश्न पूछा जाए शासन व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए दल चालीसा का निर्माण किसने किया था, तो वो इसी के द्वारा किया गया था। इसी को कहा जाता है तुर्कान ए चहलगानी, यानी कि जो ये दल चालीसा है इसी को
तुर्कान ए चहलगानी कहा जाता है और इसमें 40 वफादार गुलाम होते थे जो इल्तुतमिश की शासन व्यवस्था चलाने में जो है क्या करते थे, सहयोग करते थे। लेकिन हमें कभी पूछा जाए कि जो है इसके जो वजीर थे, इसके जो है वो वजीर कौन थे, तो इसके वजीर का नाम जो है वो हमें यहाँ पे जो है वो याद होना चाहिए। और जो इनके हमें यहाँ पे जो वजीर मिलते हैं उसकी अगर हम बात करते हैं तो वो जो यहाँ मिलते हैं पहली बात तो वजीर का पद यहाँ जो है महत्वपूर्ण बनता जा रहा था। इनका वजीर जो है वो हो गया था और वही तुर्कान ए चहलगानी का जो है वो मुखिया यहाँ पे जो है वो माना जाता था। वो यहाँ पे जो है इनके जो है वो मुखिया माने जाते थे। फिर इसके बाद आगे हम जो है वो बात करते हैं इल्तुतमिश को मकबरों का जनक कहा जाता है। मकबरों का जनक किसको माना जाता है, तो वो भी हम कहें किसको माना जाता है, इल्तुतमिश को। इन्हीं के द्वारा सबसे पहले मकबरा बनवाया गया था जिसको भारत में कहा जाता है सुल्तानगंज। इनके पुत्र हुए थे नासिरुद्दीन, जिनकी मौत हो गई थी और उन्हीं के लिए जो है वो हम कहें कि सुल्तानगढ़ी का जो है यहाँ पे हम कहें कि मकबरा बनवा दिया गया था। सुल्तानगढ़ी का मकबरा जो है वो दिल्ली में जो है वो बना हुआ है। ये जो है चीज़ हमें यहाँ पे जो है वो प्राप्त होती है। तो कभी पूछा जाए कि भारत के बनने वाले मकबरों में सबसे पहला मकबरा जो है वो कौन सा था, तो वो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो मकबरा हमें जो है वो मिल गया था और वो सुल्तानगढ़ी का मकबरा जो है वो मिलता है जो हमें दिल्ली के अंदर जो है वो प्राप्त होता है। जैसे ही सिंहासन पे बैठ गए थे, यानी कि भारत के अंदर हम कहें कि एक नया राज्य जो है स्थापित कर दिया था इल्तुतमिश ने। एक नया जो है वो राज्य इनके द्वारा जो है भारत में स्थापित कर दिया गया था, क्योंकि वास्तविक जो संस्थापक माने जाते हैं गुलाम वंश के वो यही माने जाते हैं। यहाँ पे जब ये शासन कर रहे थे, यानी कि इनकी जब राजधानी या इनकी सत्ता जब भारत के अंदर चल रही थी, तो एक जो है शासक थे कभी जिसका नाम था जलालुद्दीन मांगबरनी। जलालुद्दीन मांगबरनी ये राजकुमार थे जो हम कहें कि फारस के। इनका पीछा जो है ख्वाजिद जो है वो मिलता है हमें, और इसके ऊपर कभी आक्रमण किया था मंगोलों ने। मंगोल मध्य एशिया के रहने वाले थे और मंगोल जो नेता इस टाइम हमें मिलते हैं उसी का नाम था चंगेज खां। चंगेज खां, चंगेज खां ने आक्रमण किया तो ये जलालुद्दीन मांगबरनी जो है ये भारत में आ गया। ये भारत में जब आ गया था तो इसका पीछा करते हुए चंगेज खान भी जो है वो हम कहें कि यहाँ सिंधु नदी के किनारे आ गया। ये भी यहाँ सिंधु नदी के किनारे आकर के यहाँ पे जो है खड़े हो गए और भारत पे आक्रमण करने की जो है वो हम कहें कि तैयारी कर रहे थे। लेकिन भारत में इस वक्त जो नया राज्य स्थापित कर दिया था वो हम कहें इल्तुतमिश वास्तविक तौर पे इसको संभाल रहे थे। तो ये जानते थे कि मंगोलों का अगर आक्रमण हो गया तो नव निर्मित साम्राज्य बनने से पहले ही जो है वो क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। और इन्होंने इस जलालुद्दीन मांगबरनी को यहाँ से वापिस भेज दिया। हालांकि जलालुद्दीन मांगबरनी यहाँ इल्तुतमिश से सहायता मांगने आए थे, लेकिन इल्तुतमिश ने बड़ी समझदारी से काम लिया और उन्होंने जो है इनको हम कहें कि सहायता प्रदान नहीं की और मंगोल आक्रमणकारियों से भारत के साम्राज्य को जो है बचा लिया था। तो कभी हमसे पूछा जाए कि चंगेज खान भारत पे जब आक्रमण करने के लिए आए थे उस वक्त भारत की सत्ता का संचालन कौन कर रहे थे, तो उन्हीं का नाम हमें जो है वो हम कहें कि चंगेज खान मिलता है, जो अपने आप को ईश्वर का अभिशाप कहता था। इनका नाम हमें मिलता है, या ये अपने आप को कहते थे कि मैं ईश्वर का जो क्या हूँ, अभिशाप हूँ। ऐसी बात किसके लिए कही जाती थी, तो चंगेज खान के लिए जो है ये बात हमें यहाँ पे जो है वो प्राप्त होती है।
अब आगे बढ़ जाते हैं। दिल्ली का प्रथम वैधानिक सुल्तान कह सकते हैं इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश के जो बेटे थे वो सब के सब हम कहें कि निकम्मे थे। शासन व्यवस्था को सुदृढ़ कर दिया था और भारत के अंदर एक प्रणाली विकसित कर दी थी और इसी को कहा जाता है इक्ता प्रणाली। इक्ता प्रणाली को जो भारत में विकसित कर रहे थे वो कौन थे? अगर हमसे पूछा जाए इक्ता प्रणाली भारत में शुरू किसने की थी, फिर तो हम कहेंगे कि इक्ता प्रणाली को भारत में शुरू कर रहा था मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी ने शुरू किया था, लेकिन इक्ता प्रणाली को जो व्यवस्थित किया था वो किसके द्वारा किया गया था? तो वो इल्तुतमिश के द्वारा जो है वो हम कहें कि यहाँ पे जो है वो व्यवस्थित जो है वो कर दिया गया था। इसने जो है इस व्यवस्था को जो है हम पे व्यवस्थित जो है वो यहाँ पे कर दिया था। इनके द्वारा भारत के अंदर, इनके द्वारा भारत में उज्जैन का मंदिर लूट लिया गया था। यानी कि उज्जैन का जो महाकाल का मंदिर था, उज्जैन का जो महाकाल मंदिर था, इस मंदिर पे आक्रमण करके जो है वो लूट लिया गया था और इसको जो लूट रहे थे वो इल्तुतमिश थे। इल्तुतमिश ने जो है वो लूट लिया था, लेकिन मैंने आपको कहा कि व्यवस्थित कर दिया था पूरी तरह से अपने साम्राज्य को। इक्ता प्रणाली व्यवस्थित कर दी थी। उज्जैन का महाकाल जो है वो मंदिर जो है वो इनके द्वारा जो है वो लूट लिया था और इन कामों में इनकी जो मदद कर रहा था वो इनका वजीर था, जिसका नाम हमें मिलता है मोहम्मद जुनैदी। मोहम्मद जुनैदी, जो कि हमें इनके वजीर जो है वो यहाँ पे जो है वो प्राप्त होते हैं। लेकिन इनके कोई भी संतान योग्य नहीं थी, तो मरने से पहले इल्तुतमिश ने जो है अपना उत्तराधिकारी चुन दिया था और इन्होंने जो अपना उत्तराधिकारी चुना था उनकी अगर हम बात करें तो वो इनकी बेटी थी, जिनका नाम हमें मिलता है रजिया सुल्तान, जो कभी शासिका बनी थी। दिल्ली के सिंहासन पे बैठने वाली पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की ही बेटी थी। और जब इल्तुतमिश को ये लगा कि मेरे पुत्र शासन व्यवस्था संभालने के योग्य नहीं है, तो उन्होंने मरने से पहले उस वक्त जो है अपना उत्तराधिकारी जो है वो चुन दिया था और इन्होंने उत्तराधिकारी चुना था, जिसको वो इनकी बेटी जो है वो हमें यहाँ पे जो है वो मिलती है और उसी का नाम हमें जो है वो रजिया सुल्तान जो है यहाँ पे प्राप्त होता है। इन्हीं के द्वारा ये कहा गया था कि भारत को, ये जो भारत है इसको पूर्ण रूप से इस्लाम में नहीं बदला जा सकता, पूर्ण रूप से इस्लाम में नहीं बदला जा सकता, क्योंकि कुछ कट्टर लोग थे जो इस्लामिक परंपराओं का यहाँ पे हम कहें कि प्रचार कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि ये अरब नहीं है, ये अरब नहीं है और इनको पूर्ण रूप में हम इस्लाम में जो है वो नहीं बदल सकते भारत को। ये तथ्य भी अगर हम कहें कि किसके द्वारा कहे गए थे, तो ये भी जो है इल्तुतमिश के द्वारा जो है वो हमें यहाँ पे प्राप्त होते हैं। लेकिन इल्तुतमिश की अगर हम बात करें, बनिहाल पे कभी इन्होंने आक्रमण किया था 1236 में, लेकिन इसी आक्रमण में इनकी तबीयत खराब हो गई थी। इसी आक्रमण में इनकी जो है वो तबीयत जो है वो 1236 में खराब हो गई थी और फिर 1236 में ही जो है इल्तुतमिश की यहाँ पे क्या हो गई थी, तो मौत हो गई थी। यानी कि हम अगर क्रम में देखें तो तीसरा शासक हमें यहाँ पे जो है वो मिल गया है। तीसरा शासक हमें जो है यहाँ पे जो है वो प्राप्त हो गया है इल्तुतमिश। पहले नंबर पे हमने पढ़ा था, जिसके बारे में हमने पढ़ा था, जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। फिर दूसरा जो है वो हमने पढ़ा आराम शाह, जो तुरंत बाद उनके सिंहासन पे बैठा था, लेकिन आराम शाह को सिंहासन से हटा दिया था और उनको हटा करके सत्ता प्राप्त की थी। और वो व्यक्ति कौन था, तो वो हमें यहाँ पे जो है इल्तुतमिश मिलता है। हालांकि इल्तुतमिश मरने से पहले घोषणा करके गए थे कि मेरे बाद मेरी सिंहासन की जो वास्तविक अधिकारी रहेगी वो मेरी बेटी रहेगी, जिसका नाम जो है वो रजिया होगा। लेकिन रजिया को शासक नहीं बनाया गया, रजिया को जो है वो हम कहें कि शासक नहीं बनाया गया। इसके बाद जो सिंहासन के ऊपर बैठे थे, इनके बाद जो सिंहासन के ऊपर बैठे थे वो इन्हीं के पुत्र थे, जिसका नाम था रुकनुद्दीन। यानी कि हमें उनका नाम जो है रुकनुद्दीन मिलता है, तो ये भी हमें जो है वो याद होना चाहिए।
रुकनुद्दीन जो है चंद महीने ही शासक रहे थे। यहाँ पे नाम रख लेते हैं शासक का, रुकनुद्दीन फिरोज शाह, जिन्होंने शासन किया था 1236 से लेकर के और 1236 तक। रुकनुद्दीन फिरोज शाह 1236 से 1236 तक यानी कि चंद महीने जो है वो शासक रहे थे। ये इल्तुतमिश की एक रखेल का जो है बेटा था, जिनकी माता का नाम हमें मिलता है शाह तुर्कान। लेकिन ये कोई योग्य व्यक्ति नहीं था, यह एक अयोग्य व्यक्ति था। अयोग्य जो है वो हम कहें कि व्यक्ति था। वास्तव में जो सत्ता भोग रही थी वो इनकी माता थी, जिसका नाम हमें शाह तुर्कान मिलता है। शाह तुर्कान जो है सत्ता को वास्तविक तौर पे जो है भोग रही थी, लेकिन रजिया को उत्तराधिकारी जो है वो बना दिया, चुन के गए थे। तो कहते हैं कि दिल्ली की जनता के सहयोग से उन्होंने रुकनुद्दीन को सिंहासन से हटा दिया। रुकनुद्दीन को सिंहासन से हटा दिया और 1236 में अगली जो शासिका बनेगी उसी का नाम हमें जो है वो मिलता है रजिया सुल्तान। यानी कि क्रम में जो है हम पढ़ते हैं तो रुकनुद्दीन 1236 से 1236 तक रहेगी। अयोग्य व्यक्ति थे, इनमें शासक के कोई गुण नहीं थे। इनकी वास्तविक जो सत्ता इनकी माता भोग रही थी, जिसका नाम शाह तुर्कान था, लेकिन दिल्ली की जनता के सहयोग से जो है इनको सिंहासन से हटाया गया और वास्तव में जो सत्ता दोबारा जो है हाथ में आ गई। दोबारा मतलब जो है सिंहासन पे जो विराजित हो गई थी 1236 से 1240 तक, वो हमें यहाँ पे कौन मिलती है, तो उनका नाम हमें जो है वो रजिया सुल्तान जो है वो प्राप्त होता है। आज के लिए इतना ही रहेगा। कल जो नई क्लास रहेगी उसमें हम क्रम से आगे जो है वो बढ़ते जाएंगे। सभी को नमस्कार।